हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम अपने 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 से, क्योंकि हम 160 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। तो जो हम उस पे अगर हमें प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो हम उसको किस यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, तो हम प्रीमियम होता है जो हमारा वो कैपिटल रेवेन्यू होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, कैपिटल नेचर का। तो पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर, तो नहीं, शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, हाँ, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीटिंग रूटीन बिजनेस एक्सपेंसेस, तो नहीं, रूटीन के बिजनेस एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते। परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, और ना ही फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए। तो हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं? राइटिंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो मैंने नीचे दिया है डिटेल में कैपिटल के यूजेस क्या क्या हैं, परमिटेड किस किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन लीगली बी यूज टू राइट ऑफ द प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ द शेयर और डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस। मान लो कोई कमीशन है, डिस्काउंट है, उनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। पेइंग पे रिडम्पशन प्रीमियम और प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर और इशू फुली पेड अप बोनस शेयर, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और प्रोहिबिटेड किसके लिए है, हम किस में इसको यूज़ नहीं कर सकते? इट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टिव कैपिटल रिजर्व एंड कैन नॉट बी यूज टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स और टू मीट रूटीन डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। एसेट रिस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज टू बाय और क्लियर लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, ना लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए ना ही फिक्स्ड एसेट को लेने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? प्रीमिलरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, शेयर और डिबेंचर को इशू कर रहे हैं, उस पे जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए, और पे करने के लिए रिडम्पशन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर और इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, इन सारी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द करंट रेशियो इज़ 2:5, एक सेकेंड, अगर हमारी करंट रेशियो वो 2:5 है। करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर ये हमारी 2:5 है, मतलब कि हमारी जो करंट एसेट है वो 2 है, लाइबिलिटी कितनी है? 5 है। तो करंट लाइबिलिटी की हमें वैल्यू दे रखी है 25, मतलब कि जो हमारी लाइबिलिटी है 5 वो 25,000 के इक्वल है। तो करंट एसेट विल बी, तो हमारी करंट एसेट क्या होगी? अगर 5 पार्ट हमारे 25,000 के इक्वल हैं तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा? 5,000 के। और हमारी करंट एसेट्स किसके इक्वल है? 2 पार्ट के। तो वो कितने हो जाएगी? इज इक्वल्स टू 10,000। तो आंसर विल बी आंसर नंबर ए। ठीक है, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी टू बियर द लॉस ऑफ। किस लॉस को बियर करने के लिए डेल क्रेडिट कमीशन है वो दिया जाता है? देखो, एक होता है हमारा कंसाइनर, एक होता है हमारा कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है? जिसका सामान होता है, जो सेल करने के लिए कंसाइनी को अपॉइंट करता है और ये अपना सामान इसको देता है, जो कि कंसाइनर के रिस्क के बिहाफ पे इसको सेल आउट करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ये होती है कि वो मार्केट में वो सेल जल्दी कर पाता है, इसलिए हम कंसाइनी को अपॉइंट करते हैं। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है? डेल क्रेडिटर कमीशन ये होता है कि जो कंसाइनर है वो इसको एक्स्ट्रा कमीशन देता है कंसाइनी को कि बैड डेट नहीं होनी चाहिए, बैड डेट रिकवरी के लिए कमीशन दिया जाता है। तो डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी टू बियर द लॉस ऑफ बैड डेट। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसाइनमेंट रूल क्या है? अंडर द ऑर्डिनरी कमीशन द कंसाइनर ओन द गुड्स एंड मस्ट ऑब्जर्व द फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस को वैसे नॉर्मल उसमें भी वो कवर करता है, लेकिन जो ज़्यादा रिस्क है डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है अगर उसको ज़्यादा ये है कि बैड डेट होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट इज
व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड विद। जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं, मान लो 10 रुपये का शेयर था, मान लो कॉल पे ऐसे हमने पैसे मंगा रखे थे, फाइनल कॉल नहीं आई, बाकी कॉल्स आ चुकी हैं, तो हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो शेयर फॉरफिट क्या करेंगे, हमने पूरा का पूरा अमाउंट कॉल्ड कर रखा था, तो पूरा अगर हमने 6 रुपये कॉल्ड कर रखे थे तो कॉल्ड अप अमाउंट से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आंसर होगा हमारा कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर, कि जितना हमने मंगा रखा था, क्योंकि देने वाला उतना ही तो देगा जितना मंगवाया है, और जो हमने मंगवाया ही नहीं तो हम उसको ये नहीं मानेंगे कि उसने दिया नहीं है। ठीक है, तो उसमें से अगर ये जो हमने मंगवाया और उसमें से कुछ पार्ट नहीं दिया है शेयर होल्डर ने, तो हम मानेंगे कि उसने पेमेंट नहीं की और शेयर को फॉरफिट करेंगे। ठीक है, तो कॉल्ड अप अमाउंट से करेंगे हम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस करता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्सपेंडिचर हम फ्यूचर की अर्निंग को बढ़ाने के लिए करते हैं या इन फ्यूचर ईयर में जिनसे हमें प्रॉफिट होते हैं, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जैसे कि ए पढ़ते हैं, रिपेयर मेड टू एन एग्जिस्टिंग डिलीवरी वैन। हमने रिपेयर करवाई है, उससे हमारी कैपेसिटी तो इंक्रीज़ नहीं हुई ना, उतनी ही कैपेसिटी है, मतलब जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, क्योंकि वो ख़राब हो गई थी तो हमने ठीक करवाई है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड शूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी कोर्ट केस की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए लीगल एक्सपेंसेस हुए, ये भी हमारा नहीं हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन। हमने कोई नई मशीन मंगाई और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमने वेजेस पे किए। वैसे अगर हम कोई वेजेस पे करते तो वेजेस अकाउंट में डेबिट होते हैं, लेकिन कोई नई मशीनरी लेके आए हैं तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं, ना कि वेजेस अकाउंट को। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे हमारी कंपनी की इंक्रीज़ होगी, जो भी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी न्यू मशीन के आने से। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग, तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। नेक्स्ट इज एक्चुअली यहाँ पे हमारे यहाँ बारिश आ गई है, तो ये उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर करते हुए आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस करें। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट। जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड का, ये क्या बताता है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। यूनिटी ऑफ कमांड होता है कि जब हम एक सबॉर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि उसको क्या करना। अगर एक से ज़्यादा से मिलेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, मुझे ए की माननी है, बी की, सी की, डी की। तो एक सबॉर्डिनेट को एक से ही मिलना चाहिए। The single boss rule, Henry Fayol principle mandate that an employee must receive order from and remain accountable to exactly one direct supervisor. The operational risk in a worker receive direction from two or more managers. It destroys discipline, creativity, crash among superior and cause confusion. तो उसमें confusion हो सकता है, तो एक से ही मिलना चाहिए order. ठीक है, तो आंसर नंबर बी, a subordinate should receive the order from one superior only. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद द पीपल। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम लोगों से काम करवाते हैं, तो ये बात इसने कही थी। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये हार्लोट कॉन्स ने कही थी। ठीक है, आप ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रीड करना चाहें तो ये खुद से कर सकते हैं, बाकी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ये हार्लोट कॉन्स ने कहा था ये बात कि हम लोगों से करवाते हैं। ठीक है, ऐसे हार्लोट ऐसे ह्यूमन, ह्यूमन मतलब मैन से करवाया है, इसी ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट इज विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द लीडर। देखो ये कुछ लीडरशिप स्टाइल दे रखे हैं। सबसे पहले है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, जिसमें सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे डायरेक्शन दी जाती है, बाकी वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं काम से करते। तो वो होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एक होता है लेजर फेयर स्टाइल, जो बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिए जाते हैं, कोई भी इंटरफेयर नहीं होता सुपीरियर का उनमें, तो वो होते हैं लेजर फेयर स्टाइल। ऑटोक्रेटिक, जिसमें सारे डिसीज़न हमारे कौन लेता है, सुपीरियर लेता है, वो सिर्फ वो जैसे
सॉरी, सबॉर्डिनेट सिर्फ वैसे ही काम करते हैं जैसे सुपीरियर ने उन्हें बताया, वो अपनी तरफ से अपने माइंड से कोई भी काम नहीं करते हैं, वो होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लीडरशिप स्टाइल्स थे। Centralized rule. In autocratic style, all power, strategies, and final decision are highly concerned in the hand of leader alone. Subordinate mode communication flows strictly downward होता है autocratic में. Subordinate are expected to follow direction, command with any consultation or feedback. उनको सिर्फ फॉलो करना होता है. और वहीं पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप शेयर डिसीजन मेकिंग शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग दोनों की बात सुनी जाती है. विलेजेस फेयर फुली ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है किसको, सबॉर्डिनेट्स को. तो ये 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू मैनेजेबल ड्यूटीज़ एंड ग्रुपिंग सिमिलर टास्क टुगेदर इज कॉल्ड. देखो हमारे मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सिमिलर एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं और डिवाइड करते हैं, वर्क और ड्यूटीज़ को असाइन करते हैं, तो वो होता है ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग में हम प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करते हैं, वो सब आता है प्लानिंग में. डायरेक्टिंग में डायरेक्शन दी जाती है कि हाउ द वर्क इज़ टू बी डन. एंड कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, अगर कोई वेरिएंस होते हैं तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ मैनेजमेंट डेट स्ट्रक्चर रूल डिवाइड लार्ज ऑर्गेनाइजेशनल टास्क इन स्मॉल जॉब्स में उसको पहले डिवाइड किया जाता है, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, अथॉरिटी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है कि कौन किसको आंसरेबल होगा, कौन किसको काम देगा. ठीक, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग में होता है. तो आंसर विल बी द डी. नेक्स्ट इज द ग्रेप वाइन इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन है, ग्रेप वाइन एक जैसे अंगूर के बेल होती है, गुच्छा होता है, उस तरीके से कि मतलब कहीं से भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई एंड नहीं होता, उसको बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. तो ये किसका एक पार्ट होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का नहीं हुआ. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में तो लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन होता है, सबसे पहले डिसाइडेड होता है कि कौन किसको आंसरेबल है, कौन किसको क्या बताएगा. रिटर्न कम्युनिकेशन तो ये भी नहीं होगा. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है ग्रुप वाइन. Which of the following is the cheapest source of finance for a established profit making company? तो सबसे चीज कहाँ से कंपनी पैसा लेगी, उसको सबसे चीपेस्ट हो. तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, रिटेन अर्निंग. सबसे पहले जो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है वो होता है रिटेन अर्निंग, मतलब कि उसके जो खुद के पैसे हैं वो उनको यूज़ कर ले, क्योंकि रिटेन अर्निंग की भी एक वैल्यू होती है जो कि अगर हम कहीं बाहर उनको इन्वेस्ट कर दे तो वहाँ से हमें इनकम जनरेट होती. लेकिन अगर हम अपनी रिटेन अर्निंग्स को ही लगाते तो उसका मिनिमम खर्चा माना जाता है कि सबसे मिनिमम या चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं हमारे रिटेन अर्निंग्स. अगर रिटेन अर्निंग्स ऑप्शंस में नहीं है तो उसके बाद जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं. ठीक है, तो जीरो इशू कॉस्ट किस में होती है, रिटेन अर्निंग में. फ्लोइंग बैक बिजनेस प्रॉफिट, इनकर जीरो फ्लोटेशन कॉस्ट बिकॉज दे रिक्वायर नो अंडरराइटिंग फी. प्रोस्पेक्टिंग ना प्रोस्पेक्टिस इशू करने हैं कि शेयर या डिबेंचर्स को इशू करने के लिए, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग्स है बिजनेस की है, उसको हम यूज़ करते हैं. अगर आपको और डिटेल में ये थोड़ा और पढ़ना है तो आप ये खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है. द नेक्स्ट इज द टर्म वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू. वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो नेट वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये हमारी आ जाती है. तो आंसर नंबर बी विल बी द आंसर. ओह सॉरी, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर current liability. Next is under the Income Tax Act 1961 the standard deduction from house property income is allowed at. तो कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है जो हमें अलाउड होती है, 20% ऑफ NAV, 30%, 50% और 10%. तो जो 30% होती है नेट एनुअल वैल्यू ये हमारी दी जाती है. ये एक लर्न करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारी डिडक्शन है अलग अलग उनमें, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम में, इनमें सब में अलग अलग हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं. तो ये है 30% ऑफ NAV. नेक्स्ट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी फॉर टैक्स पर्पज इज डिटरमाइंड एवरी प्रीवियस ईयर में डिसाइड किया जाता है. ठीक है, एक होता है सिटीजनशिप.
वो चेंज नहीं होती किसी भी पर्सन की, वो सेम ही रहती है। और एक होता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, वो हर साल चेंज होता है। मान लो करंट ईयर में हमें टैक्स पे करना है तो पिछले ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है कि पिछले ईयर में हम और उससे प्रीवियस ईयर में कितने दिन हम यहाँ पे किसी कंट्री में रहे हैं। तो द एनुअल इवैल्यूएटिंग रूल क्या है, इंडिविजुअल रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ नॉट परमानेंट एंड मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रेश फॉर सिंगल प्रीवियस ईयर, और इट डिपेंड एंटायरली ऑन द एग्जैक्ट फिजिकल नंबर ऑफ डेज इन इंडिविजुअल ने स्टे किया है इंडिया में फाइनेंशियल और प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये होता है, सिटीजनशिप हमारी परमानेंट होती है। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट इज which financial market deal in short term security with a maturity period of less than 1 year। तो जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म फंड में डील करती है वो होती है मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म में डील करती है वो होती है हमारी कैपिटल मार्केट। तो जो इन्होंने पूछा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में जो डील करती है जिनका 1 साल से कम मेच्योरिटी पीरियड होता है तो वो होते हैं हमारी मनी मार्केट। और द मनी मार्केट सर्व एक्सक्लूसिवली ए ट्रेडिंग ग्राउंड फॉर अल्ट्रा शॉर्ट बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑफ हाईली लिक्विड फंड्स। कोर जो इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल जो 365 दिन के लिए इशू किया जाता है उसमें क्या क्या आता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एंड कैपिटल मार्केट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कैपिटल मार्केट हैंडल द मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, कॉर्पोरेट स्टॉक्स, बॉन्ड्स डिज़ाइन फॉर परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। तो हमारा पता चल गया होगा आपका मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स इनको इशू करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हेन द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री तो बता सकते हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि इंक एंड पेन। अगर हमारे पास पेन है पर इंक नहीं है तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जिनको हम एक की जगह दूसरे को यूज़ करते हैं। तो इसने पूछा जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ेंगे, मान लो कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गई तो लोग चाय पीना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंडेक्स नंबर इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडल इंडेक्स नंबर। तो ये हमारे 6 हमने पढ़े हुए हैं, 6 जो इंडेक्स नंबर होते हैं, लेस्प्रे, पैची, फिशर, बाउली। ठीक है, इसमें 2 और होते हैं। तो 6 हमारे जो इंडेक्स नंबर होते हैं उनमें से हमारा जो फिशर्स इंडेक्स नंबर होता है वो हमारा आइडल इंडेक्स नंबर माना जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं एज ए बेस ईयर। तो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा सबसे परफेक्ट माना जाता है इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए। ठीक है, इस लेप्सरे मेथड में हम बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी को, पैचे में हम करंट ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अलग अलग मेथड में अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन है, ये मीन है जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारा फिशर इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इंटरनल ऑडिटिंग इज़ हाईली सुटेबल फॉर द बिजनेस डेट आर। इंटरनल ऑडिटिंग वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होती है जो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, तो ट्रांजैक्शन सच्ची है नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, उन सब को चेक करने के लिए हम इंटरनल ऑडिटिंग करते हैं। तो continue internal audit is highly suitable for the business that are large in scale and heavy daily cash transactions। तो आंसर नंबर बी। Next is the relationship between two variable where change in one cause a predictable change in another is measured by। तो ये स्टैटिस्टिक्स का हमारा क्वेश्चन है, एक वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे में कितना चेंज आया है, वो चेंज मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो कैसा है। जैसे कि रेन बहुत ज़्यादा हुई है तो हमारी जो खेती है वो अच्छी हुई है नहीं हुई है, इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है, ये कोरिलेशन होता है या नहीं होता है। किसी चीज़ के प्राइस बढ़े हैं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है या कितनी डिक्रीज़ हुई है, तो ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है कोरिलेशन में। ठीक है, कोरिलेशन इज़ अ स्पेसिफिक statistical tool used to identify the direction, strength and degree of linear association between two variable। दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन। नेक्स्ट इज
A statutory auditor of a public limited company is appointed by the जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो उसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो शेयर होल्डर के द्वारा एजीएम में अपॉइंट किया जाता है। जो सबसे पहले ऑडिटर है वो अपॉइंट किया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज जब स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर उससे 30 डे रजिस्ट्रेशन के 30 डेज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। वैसे जितने भी होते हैं वो फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करते हैं। तो आंसर नंबर सी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। होप आपको समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहे होंगे। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें और हमारे साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहें। और हम क्लास 11th की हाफ क्लास 11th का अब तक कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस बिज़नेस स्टडीज़ का। तो आप वो जाके वो भी कवर कर सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि क्वालिटी ऑफ वीडियो हो सकता है मैं मतलब इतनी अच्छी ना होगी लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप मेरे ये चैनल से पूरा कंटेंट करते हैं। अभी तो काफ़ी दिन है, अभी तो फॉर्म भी फिल नहीं हुए हैं हमारे HSSC ग्रुप 6 के लिए। अगर आप कंप्लीट जब तक हमारा सिलेबस हो जाएगा और कंप्लीट अगर आप सिर्फ मेरे चैनल से भी पढ़ के जाते हैं और उसको अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं MCQ क्वेश्चंस को, तो मैं श्योर हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मेहनत आपके एंड से भी करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखी तो आपका हो जाएगा, नहीं। उनको लर्न करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे MCQ। तो आपको ये सब करना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।